दोस्तों इससे अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कहीं नहीं मिल सकता। मैं गारंटी दे सकता हूँ, कहीं भी कोई भी इंटर्नशिप कर लो या प्रैक्टिकल नॉलेज ले लो, लेकिन घर बैठे ऐसा नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। तो कंप्लीट आज मैं कॉलम पे बताने वाला हूँ। कॉलम का जितना एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए, एक फ्रेशर को आना चाहिए, वो सब चीज़ें इस वीडियो में आप देखोगे। 1 घंटे की वीडियो है, आप फ्री प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोल लो, फ्री इंटर्नशिप बोल लो, क्योंकि ये वीडियो बनाई काफ़ी मेहनत से, काफ़ी टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। तो आपको ये वीडियो क्या है, फ्री में मिल रही है आपको, बस आपको नॉलेज लेना होता है। तो आप जब भी फ्री हो, 1 घंटे की ये वीडियो है, इसमें आपको कॉलम का पूरा पता चल जाएगा कि कॉलम होता क्या है, कैसे होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन होती है, क्या क्या चेक करना होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब कॉलम का जितना कुछ आता है ना, तो वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, लाइक करना, शेयर करो दोस्तों के साथ। आप एक चीज़ हेल्प कर सकते हो, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, अपनी जितनी कोशिश हो सकती है उतने करता हूँ, बस आप दोस्तों के साथ शेयर किया करो और जो भी हो चीज़ें कमेंट किया करो, तो आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। थैंक यू गाइस। कॉलम हमारा कास्ट होता है, तो उसके बाद उसकी शटरिंग खुलने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक साइट विजिट होगी टोटल कि हमारी कॉलम की शटरिंग खुल रही है। सामने आप देख रहे हो हमारे कॉलम कास्ट हुए हैं कल ही, तो कॉलम की शटरिंग खोल सकते हैं हम 17 से 24 घंटे के अंदर। तो उसकी शटरिंग खुलने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आपकी कॉलम की शटरिंग खुले, तो उससे उसका पहला काम होना चाहिए आपका, उसका एक बार उसमें क्यूरिंग हो जाने चाहिए विदिन 5 to 10 मिनट, क्योंकि उसका हाइड्रेशन प्रोसेस चल रहा होता है, उसी दौरान उसको पानी की नीड होती है। और तुरंत जैसे ही कॉलम की शटरिंग खुले, उसके बाद आपको एक बार पानी का शॉवर कर ही देना है। ये हो गया हमारा पहला काम कि हमारा क्या करना है, पानी का छिड़काव कर देना है जैसे ही हमारी शटरिंग खुलेगी। और जो दूसरा काम रहता है हमारा जैसे ही शटरिंग खुलेगी, वो है देखना कि जो आपकी कंक्रीटिंग हुई है वो प्रॉपर वे से हुई है कि नहीं। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा अगर जो हमारा कंक्रीटिंग का हुआ है पहले दिन का, उसमें क्या है, अगर अच्छे से वाइब्रेटर नहीं किया हुआ है तो आपको ऐसा सामने जैसे मैं देख रहा हूँ एक कॉलम है, इसमें हनी कॉम्ब जैसा हो गया, मतलब कोई फिनिशिंग नहीं आई है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जो कॉलम खुलने के बाद, शटरिंग खुलने के बाद उसमें हनी कॉम्ब दिख रहा है अगर, तो उसको क्या करना है, आपको प्रॉपर वे से पानी मार के उसको रफ सरफेस करके अच्छे से फिनिशिंग कर देना है जैसा आपको कहा गया है। मतलब ऐसे तो बहुत प्रोसीजर रहते हैं, इस पे वीडियो भी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि हनीकॉम्ब को प्रॉपर वे से कैसे हम फिनिश करते हैं। बाकी GP2 या सिंपल आप सीमेंट सैंड मोटार बना के भी अच्छे से उसको फिनिश कर सकते हो। ये हो गया दूसरा काम। जब भी आपका कॉलम खुले ये दो चीज़ें आपको कर देनी है, पानी मार देना है, उसके बाद जो भी हनीकॉम्ब वगैरह हो उसको अच्छे से फिनिश कर देना है। जो तीसरा काम रहता है, जैसे कॉलम खुलेगा आपका, उस पर लिखनी है आपको डेट कास्टिंग की। क्यों लिखनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कास्टिंग डेट, जो भी आपको जितनी तारीख को आपका कॉलम कास्ट हुआ है उसकी आपको डेट डाल देनी है। इससे क्या होगा, एक तो मतलब एक रिकॉर्ड रहता है कि इस तारीख को हमारा कॉलम कास्ट हुआ। दूसरा तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इतने दिन क्यूरिंग करनी है, मतलब 7 दिन का हमारा मिनिमम क्यूरिंग पीरियड रहता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, जैसे 14 दिन है तो 14 तारीख है, तो इसके 7 दिन तक आपको इसकी क्यूरिंग करनी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये हो गया तीसरा काम। चौथा काम रहता है, जैसे आपका मतलब डेट वगैरह हो गए, थोड़ा बहुत क्यूरिंग हो गया उसका, उस पे जो हनीकॉम्ब था वो निकाल दिया, फिर आपको क्या करना है, हेजन क्लॉथ लगा देना है, बट वेट हेजन उस पर लपेट देने हैं। इससे क्या होगा, उसकी प्रॉपर क्यूरिंग होती रहेगी। मतलब आपको ये नहीं है कि थोड़ी थोड़ी देर में उसमें पानी छिड़काव करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपने अगर उस पर अच्छे से वेट हेजन लगाया है तो क्या होगा, पानी एक बार करोगे तो उसके 15-20 मिनट तक आपको पानी उस पर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी आप ये क्लॉथ लगाओ, उसमें एक चीज़ देखनी है कि ये क्लॉथ किस चीज़ के हैं। जो भी अगर सिंपल क्लॉथ यूज़ किए गए हैं, इसमें जो कुछ मटेरियल ऐसा था जो कंक्रीट को इफेक्ट नहीं करे, तो ये चलता है। ऐसे भी काफ़ी क्लॉथ्स आते हैं जिसमें केमिकल वगैरह हो गया या कुछ भी क्लोरीन वगैरह हो गया, तो वो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं आपकी कंक्रीट को। एक तो उसका जो फेस होगा कंक्रीट का तब ताज़ा होगा, तो वो अब्जॉर्व करने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो इस दौरान अगर आप कुछ ऐसा क्लॉथ लगा दोगे उसमें जिसमें केमिकल वगैरह हो, तो वो डिटोराइड कर सकता है केमिकल कंक्रीट फेस को। और जो लास्ट चीज़, मतलब ये सब हो गया, तो उसके बाद रहता है हमारा इस पे
हाकिंग करना, टाचा बोल लो, जो हमारा कॉलम का फेस है उसको रफ करने। क्यों करते हैं रफ? ये करते हैं हम प्लास्टर, क्योंकि अगर बाद में प्लास्टर आने वाला है कॉलम पे या कुछ पुट्टी वगैरह आने वाली है, तो अगर प्लेन सरफेस होगा तो वो अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाएगा उसके साथ, कॉलम के साथ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाकिंग करते हैं। और ये आप प्रोसेस क्लॉथ लगने से पहले भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है। जैसे आपकी शटरिंग खुले उस तुरंत वैसे हाकिंग नहीं कर सकते, उसका कॉर्नर वगैरह टूट सकता है। तो इसको अगर हम 4-5 घंटे के बाद करें तो वो बेटर रहेगा। और हाकिंग के पे भी हमारा एक वीडियो आप देख सकते हो, पूरा बताया कि कैसे कैसे होता है। और 1 फुट में आपको 28 से 30 नग, 1 स्क्वायर फुट में आपको 28 से 30 नग आपको हाकिंग करनी होती है। क्योंकि जब भी आप साइट पे जाओगे तो ये चीज़ आपको करवानी होगी, क्योंकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो भी वर्क चलेगा उसकी चेकिंग की। तो कैसे हम कॉलम की वर्टिलिटी चेक करते हैं कि वो कॉलम प्रॉपर वर्टिकल है, उसमें डेविएशन कितनी है, कितनी एक्सेप्टेबल होती है डेविएशन कॉलम में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अभी बताता हूँ आखिर में। पहले मैं इसका प्रोसीजर बताऊँगा कि कैसे हम चेक करते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर रहते हैं कॉलम की वर्टिलिटी चेक करने के। टीएस से कर सकते हो या वाटर स्केल से कर सकते हो, काफ़ी प्रोसेस होते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो प्लम बॉब से बताऊंगा कि कैसे हम प्लम बॉब से चेक करते हैं कि कॉलम प्रॉपर वर्टिकल है कि नहीं है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप यूज़ करेंगे। तो इसमें देखो सामने आपने डोरी मारी हुई है, नीचे ईंट लटकाई हुई है, तो ये प्लम बॉब बनाया है, मतलब एक सिंपल वे से। तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रोसेस में बताता हूँ आगे। मैं आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। इसमें ऊपर भी मेजरमेंट देखेंगे, नीचे भी, और दोनों को मैच करने की कोशिश करते हैं। इससे हम वर्टिकल चेक करते हैं। कॉलम मतलब आपको 300 से 400 के बाद आपको चेक करना ही है। मतलब जैसे हमारा 900 बाई 900 का कॉलम है, आपको इधर दोनों साइड, मतलब एक राइट एंगल में दोनों साइड 2-2 रीडिंग चेक करनी होती है। तो उसके हिसाब से आप उसका वर्टिलिटी चेक करते हैं। तो इसमें करते क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप सामने देख रहे हो कि मेज़रमेंट ली जा रही है नीचे से, वैसे ही नीचे मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट ले रहे किसकी है, एक डोरी नीचे लटकाई हुई है, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा नीचे ईंट बंधी हुई है। तो ऊपर भी मेजरमेंट लेंगे और नीचे भी, और दोनों को मैच करते हैं। देखो अगर मैं एग्जांपल लूँ, ऊपर आपकी आ रही है 200 mm और नीचे आ रही है 190 mm। तो इसमें क्या करना है आपको, जो प्रॉप्स लगाई हैं इंक्लाइंट, इनके इनकी सपोर्ट से इस कॉलम को आगे पीछे करना होता है। जैसे ऊपर 200 थी, नीचे 190 थी, तो जिस साइड से आप देख रहे होते हो टेप से, अगर नीचे कम आ रही है तो दूसरी साइड से उसको दबाना होता है। क्योंकि जब आप ये प्रोसेस करवाओगे तो एक कंफ्यूजिंग एक कॉन्सेप्ट रहता है कि कहाँ से कौन सी प्रॉप्स लूज़ करनी है और कौन सी टाइट करनी है। तो ये एक आपको प्रॉब्लम आएगी एज ए फ्रेशर। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ कि अगर नीचे एक, मतलब इसका थंब रूल पकड़ लो, अगर नीचे कम आती है तो जिस साइड से देख रहे हो उसकी दूसरी तरफ से आपको प्रॉप टाइट करनी होती है। अगर नीचे ज़्यादा आती है ऊपर कम आती है तो यहाँ से देख रहे हो वहाँ से उसको टाइट करके आपका कॉलम वर्टिकल होगा। ये इसका एक थंब रूल है। अभी बात करते हैं हम कि आपकी कितनी डेविएशन टॉलरेंस अलाउड होती है इसमें। तो इसको देखने के लिए क्या होता है, ऐसे तो ±5 mm एक्सेप्टेबल बोलती है, लेकिन BCA क्या कहता है कि आपकी होने चाहिए फ्लोर टू फ्लोर जितनी हाइट होगी, फ्लोर टू फ्लोर जितनी हाइट होगी उसको डिवाइड कर देना है 600 से। तो जितने mm आएगा उतनी डेविएशन उसमें अलाउड होती है। अगर एग्जांपल लूँ मैं, 3 मीटर 800 आपकी FFL टू FL है, मतलब स्लैब फ्लोर से फ्लोर हाइट है। तो उसको हम 3800 को 600 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 मतलब कोई 6 mm आएगा। तो अगर आपका कॉलम की वर्टिलिटी में 6 mm से ज़्यादा या कम हो गया तो वो एक्सेप्टेबल होता है। तो अगर जो मैक्सिमम देखा क्या जाता है, अगर आपका कॉलम की डेविएशन में 5 mm से ज़्यादा हो जाए तो वो इतना, अगर कॉलम का साइज़ बड़ा है तो इतनी दिक्कत नहीं है, वो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर छोटा है तो उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है उसकी बेरिंग कैपेसिटी में। तो ये होती हैं 3-4 चीज़ें, आप जब भी कॉलम की वर्टिलिटी चेक करो तो उसमें ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। मेन चीज़ जो मैं डेविएशन की आप बताने वाला था कि कितनी टॉलरेंस एक्सेप्टेबल होती है, वो मैंने आपकी क्लियर हो गई। और क्या क्या चीज़ें आपको दिक्कत आएंगी जब आप चेक करवाओगे। तो गाइस ये था आज का टॉपिक हमारा। अगर आप में इसमें कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और जो फ्रेशर हैं या स्टूडेंट हैं उनके लिए वेबसाइट पे 2-3 जॉब्स आई हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं। तो गाइस थैंक यू, ऐसे प्यार देते रहो। थैंक यू।
और एक नोट जरूर ऐड करूंगा मैं फ्रेशर्स के लिए, जब भी कॉलम का आप वर्टिलिटी चेक करो, एक तो पहले कंक्रीटिंग से पहले कर लेना चाहिए और एक कंक्रीटिंग के बाद। क्योंकि देखो अगर ज़्यादा डेविएशन कंक्रीटिंग के बाद आएगी तो उसको पॉसिबल नहीं होता है ज़्यादा मूवमेंट में। तो इसलिए क्या, अगर पहले किया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 mm आपको आगे पीछे करना रहेगा। अगर बाद में करोगे तो ज़्यादा अगर डेविएशन हुई तो वो दिक्कत हो जाती है उसको पोजीशन में लाने के लिए। जो अभी नए साइट इंजीनियर हैं उनके लिए भी काफ़ी काम आएगा। आज का वीडियो हमारा स्टार्टर पे, कि स्टार्टर क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसमें आपको चेकिंग क्या करनी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए सिविल इंजीनियर। जब आप कोई भी आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, अभी साइट पे जाओगे तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। जैसे ही मतलब अगर बाई चांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही हुआ है उसके 15-20 दिन बाद ही स्टार्टर का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्टर क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसकी क्या क्या चीज़ें देखनी है वो। सबसे पहले स्टार्टर होता है, जैसे कॉलम आप सामने देख रहे हो, कॉलम है तो कॉलम का जो पहला कंक्रीटिंग होता है उसे हम स्टार्टर बोलते हैं। तो नाम से स्टार्टर से पता चल रहा है कि किसी चीज़ का स्टार्ट है। तो कॉलम के फॉर्मवर्क को, शटरिंग को पोजीशन में रखने के लिए कि वो इधर उधर ना हिल जाए कंक्रीटिंग के दौरान, तो उसको एक बेस दे देते हैं, उसे बोलते हैं हम स्टार्टर। तो इसमें क्या है, स्टार्टर प्रोवाइड करने का तरीका क्या रहता है, इसमें क्या आपका रेफरेंस पॉइंट होता है जो उधर से हम इसको फिक्स कर लेते हैं। एक मतलब लगा लो सेंटर लाइन रहती है हमारी कॉलम की बीच में से, जैसे आप देख रहे होंगे सामने डोरी मारी हुई है और उससे हम प्लम बॉब से उसका एक फेस फिक्स कर रहे हैं। ये मैं बाद में थ्योरेटिकल वे से बताता हूँ, पहले आपको साइड विजिट दिखा दूँ कि कैसे कैसे करते हैं, इसको भरते कैसे हैं, क्या है। देखो अभी डोरी से प्लम बॉब नीचे मारा तो हमारा एक फेस फिक्स हो गया, और ये डोरी कहाँ से आ रही है, कोई रेफरेंस पॉइंट पकड़ा है। जैसे देखो इस डोरी के रेफरेंस से इसका फ्रंट फेस फिक्स किया जा रहा है। देखो मतलब लेबर उसके डोरी के थ्रू देख रहा है कि वो जो हम नीचे स्टार्टर की शटरिंग की जा रही है वो उसके फेस में है डोरी के कि नहीं, ये इससे किया जा रहा है। और मतलब देखा जाए तो आपका जो स्टार्टर की हाइट होनी चाहिए वो 75 mm से ज़्यादा ही होनी चाहिए। मतलब 75 mm से ज़्यादा नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 3 इंच या आपकी 4 इंच का स्टार्टर होना ही होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है जब भी आप स्टार्टर कराओ। ठीक है, ये हो गया। आपको अगर एज ए सिविल इंजीनियर जब आप स्टार्टर करवा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। पहले तो मेजरमेंट चेक करनी है। मैं ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको जब बताऊंगा उसमें सब फिर से बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मेजरमेंट चेक करनी है कि जो आपका स्टार्टर है, अगर कॉलम है 900 बाई 900 का, तो आपको प्रॉपर 900 बाई 900 का जो स्टार्टर बनाया गया है नहीं बनाया गया है वो देखना है। उसका काट कोना देखना है। वो कैसे देखते हैं मैं आगे आपको बताता हूँ, कैसे हम काट कोना या राइट एंगल देखते हैं। कि राइट एंगल देखने का फन क्यों रहता है, राइट एंगल इसलिए देखते हैं कि जो हमारे एमएस के कॉलम रहते हैं, मतलब उसकी शटरिंग रहती है, जब स्टार्टर हो जाए तो सीधा उस पर एमएस का फर्मा लगाते हैं, मतलब शटरिंग लगाते हैं। तो अगर आपने स्टार्टर प्रॉपर वे से नहीं भरा हुआ है, अगर वो बड़ा है या छोटा है, तो ऊपर जो शटरिंग होगी वो फिक्स नहीं होगी प्रॉपर वे से, तो वो दिक्कत कर सकती है। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है, जब भी आप स्टार्टर भरो प्रॉपर ग्रेड का स्टार्टर आपको प्रोवाइड करना है। क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ स्लैब से स्टार्ट होता है कॉलम, तो फेल होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा वहीं रहते हैं। अगर आपने कंक्रीट वहाँ सही ग्रेड सही उससे नहीं डाला तो वो कॉलम फेल हो सकता है वहीं से। और देखो क्या है, जब भी स्टार्टर भरते हैं तो वो कंक्रीट खुद मतलब होता है। अगर आरएमसी मंगाते हैं तो तब स्टार्टर के लिए इतने से माल के लिए कोई भी कंक्रीट नहीं लाता है, तो उसको कंक्रीट खुद करते हैं। तो उस दौरान कॉन्ट्रैक्टर वगैरह बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं मिक्स डिज़ाइन में, और वो सेक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ये ध्यान भी आपको एज ए सिविल इंजीनियर देना ही देना है, और उसको प्रॉपर वे से आपको फिल करना है। क्योंकि ये नहीं सोचना है कि छोटा सा एरिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रॉपर से वाइब्रेट करना है, अच्छे से ठोक ठाक के अच्छे सा उसका वॉइड्स खत्म करने हैं। तो उसके बाद फर्मा लग के आपका कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं इसका थ्योरेटिकल बताता हूँ आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि क्या फन है इसका स्टार्टर का। तो एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, अगर आप फ्रेशर हो आपको स्टार्टर के बारे में नहीं पता है तो मैं एक एग्जाम्पल लगाता हूँ। लगा लो एक हमारी ये ड्राइंग है, ये हमारा प्लान है, ये कॉलम आते हैं 1 2 3 4 5 6, और कॉलम का साइज है 450 बाई 600 का, मतलब सब कॉलम का एक एग्जाम्पल है। ड्राइंग भी आपको ऐसे रहेगी। तो ये कॉलम आपको कास्ट करना है, कंक्रीटिंग करनी है, तो सबसे पहले इसका स्टार्टर करना पड़ता है। तो स्टार्टर के लिए क्या है, अगर पकड़ लो ये एक वॉल है,
यहां से उनको 1 मीटर दिया होगा कि 1 मीटर पे आपका कॉलम है, और ये एक वॉल है या कोई भी रेफरेंस पॉइंट है, वहां से दिया 1 मीटर है। तो क्या करोगे आप, यहां से टेप नाप के आप इसका ये फेस आ जाएगा, यहां से टेप करोगे ये फेस आ जाएगा, तो यहां आपका इजिली स्टार्टर हो जाएगा। मेरे का बताने का क्या फन था, इस एक रेफरेंस से हम किसी भी चीज का स्टार्टर कर सकते हैं। नहीं तो जो ड्राइंग रहती है उसमें क्या दिया रहता है, ग्रिड लाइंस दी रहती हैं, तो ग्रिड लाइन के भरोसे भी हम करते हैं, इसको हम सेंटर लाइन मेथड बोल रहे हैं। तो अगर आपको इसका स्टार्टर करना है तो क्या होगा, यहां से आपका रेफरेंस है तो 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो यहां से 3 मीटर हम लंबी टेप करेंगे तो ये फेस मिल जाएगा, तो एक कॉलम का फेस मिल गया। और इस फेस के लिए हम ये दीवार आ रही है जो 1 मीटर, तो 3 मीटर यहां से आएंगे, 1 मीटर यहां से आएंगे, तो हमारा ये स्टार्टर इसका हो जाएगा। और इसको हम स्टार्टर जब फिक्स कर लेंगे उसके बाद हम जब इसमें फॉर्म वर्क लगाएंगे, शटरिंग करेंगे, तो वो एक सुरक्षित वे हो गया। मतलब कॉलम के हिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और पोजीशन पे रहने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप शटरिंग मगर स्टार्टर करके नहीं करोगे कॉलम, तो उसके पोजीशन से खिसकने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। एक ये चीज है। और मैंने कहा था काटकोना मतलब राइट एंगल कैसे, क्यों, देखो ये अगर स्टार्टर आपका राइट एंगल में नहीं हुआ तो इस पे जो फॉर्म वर्क होगी वो भी, कॉलम भी टेढ़ा होगा, उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी भी कम होगी, लोड डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब उसकी वैल्यू भी कम होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका। तो एक काटकोना चेक करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, काटकोना राइट एंगल, ये आपको साइड पे जाके काम आने वाली है तो ये 7th 8th की चीज है, 7th 8th में आपको पड़ी होगी, लेकिन आपको वहां ध्यान में नहीं आएगी। तो ये आपका स्टार्टर है, तो इसका आपको राइट एंगल आप अगर चेक करोगे आपको ये चीज चाहिए। देखो कॉलम है हमारा 450 बाई 600 का, तो ये 600 का है, ये लेंथ ब्रेड्थ इसकी 450, तो ये हम इजिली निकाल सकते हैं राइट एंगल से। तो कैसे निकालेंगे, 450 का स्क्वायर 600 का स्क्वायर, ये 600 450 उसका अंडर रूट कर देना है सिंपल, और वो आ जाएगा आपका 749 mm। तो ये चेक करना है, अगर आपको ये 749 mm मिल रहा है तो ये आपका स्टार्टर डायमेंशन में प्रॉपर है, मतलब प्रॉपर उसकी मेजरमेंट है। तो इससे भी आप चेक कर सकते हो कि आपका स्टार्टर प्रॉपर है कि नहीं। आप जब भी साइट पे जाओगे तो ये इस चीज को आपको मतलब 100% पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी काम होगा इसी पे, क्योंकि हमारा जो टोटल वर्क रहता है ज्यादा कंस्ट्रक्शन में वो आरसीसी वर्क है। तो आरसीसी वर्क में क्या हो गया, मतलब स्टील का काम। तो जो टॉर रहता है, कॉलम रहता है जो, उसमें आपको लैब प्रोवाइड करना पड़ता है। क्यों, पहले मैं बताता हूँ लैब प्रोवाइड करना है क्यों है। देखो 12 मीटर का सरिया आता है, उसके बाद तो आपको कंटिन्यूटी बढ़ाने के रखने के लिए, मतलब कंटिन्यू करने के लिए लैब प्रोवाइड करना ही पड़ता है। तो वो एक मतलब IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड कहता है, और सेफ तरीके से अगर प्रोवाइड करने हैं आपको तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक आज क्लियर होगा हमारा, 3-4 टॉपिक मैं आपको क्लियर करूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो पूरी देखोगे, मैं गारंटी देता हूँ इतने अच्छे टॉपिक आपको कभी नहीं मिला होगा। मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ, जितने भी यूट्यूब पे चैनल है सिविल के, ये ऐसा कंप्लीट टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ साइड पे आपको दिखा के। सामने आप देख रहे हो टॉर है जो, ये क्यों, मतलब जब भी आप साइड देखोगे या नए आप गए हो तो देखो कि आज छोटा सरिया लंबा सरिया, ये क्या है, मतलब क्यों किया है। जब भी मैं नया था, ऐसे फ्रेशर गया था, तो मेरे भी माइंड में था कि मतलब टॉर तो एक साइज का आया, नीचे जो बंडल्स पड़े हैं, तो क्यों ये छोटा बड़ा हो गया। तो ये किया जाता है छोटा बड़ा, और ये जो नॉर्मल गांव में कंस्ट्रक्शन होती है उसमें नहीं किया जाता है। उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों ज़रूरी है प्रोवाइड करना और कहाँ प्रोवाइड करना है। ये सब मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ। ये साइड का विजिट हो गया, देख लिया आपने क्या चीज़ है क्या नहीं। अभी मैं पूरा अच्छे से थ्योरेटिकल वे से पढ़ाऊँगा, अच्छे से डायग्राम बनाऊँगा, अच्छा सब बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा, मैं जैसे स्टार्टिंग में कहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है गाइस। फ्रेशर हो, साइट इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, जो भी हो, आपको ये काम आने वाला है। अगर का आप सिविल इंजीनियर नहीं भी हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थ्योरेटिकल पार्ट में स्टार्ट करता हूँ। देखो गाइस, थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहूँगा मैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, इसको काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे लिए भी। और ये टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉलम लैब की। मतलब एक तो मैंने बताया, पहले कई लोगों को पता नहीं होगा कॉलम लैब है क्या है जो। तो कॉलम, ये मेरा मतलब एक घर है, ठीक है, ये बिल्डिंग है मेरी, 24 मीटर लंबी है, हाइट इसकी 24 मीटर। तो स्टील प्रोवाइड करिए, चलो मतलब एक ये तो पॉसिबल नहीं है कि 12 मीटर का सीधा खड़ा कर दोगे,
क्योंकि वो रुकेगा ही नहीं, सिंपल बात है। तो ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर का आप स्टील कट करके उसका एल मार के खड़ा कर देते हो। तो उसके बाद नीड तो पड़ती है उसको, क्योंकि स्टील हमें पूरा 24 मीटर ऊपर तक लेना है, तो उसको नीड पड़ती है लैब प्रोवाइड करने की। तो हम लैब प्रोवाइड कैसे करते हैं, ऐसे, मतलब ये, ठीक है, ये नीचे से जो सरिया आ रहा था उसको ऊपर लैब प्रोवाइड कर दिया। अभी लैब प्रोवाइड किया है कॉलम में, तो बेस्ट जोन कौन सा है, कहां आपको लैब प्रोवाइड करना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं पहले, ठीक है। सो मैं सिंपल भाषा करूंगा, मैं कोई आज टेक्निकल इतना बताऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं टॉपिक डाल चुका हूं, वीडियो देख सकते हो। तो आज मैं बताऊंगा कि कहां करना है। ये कॉलम है, ये मतलब नीचे की स्टोरी है आपकी, ये इसके ऊपर अभी कंटिन्यूटी है पूरी, मतलब ऊपर कॉलम आज जाने वाला है, ये स्टील ऊपर जाएगा अभी, ठीक है। तो आपको आपका स्टील पहुंच चुका है यहां तक, मतलब पहले आपको सोच के रखना है कि आपका कहां स्टील आना चाहिए। ये नीचे जो स्टील आया है ये यहां है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये ऊपर की स्लैब है, ये नीचे की स्लैब है। तो जो आपको लैब प्रोवाइड करना है सरिये का, वो कहां करना होता है, हमेशा कॉलम के सेंटर में, ठीक है। जो आपने अभी साइड की वीडियो देखा होगा कि जहां स्लैब हो रही थी, स्लैब से थोड़ा ही ऊपर सरिया था, और वो कहां करना होता है आपको, सेंटर में। क्यों सेंटर में करना होता है, वहां हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ये याद रखना। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया तो आपको क्या याद रखना है, वहां हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। और जो हमारा बाकी, अगर इनको जोन में आप डिवाइड करो, 1 2 3 जोन, तो जो बाकी जोन होते हैं वो टेंशन जोन है। क्यों टेंशन जोन है, वो लेटरल जब फोर्सेस लगेंगे, यहां से अगर फोर्सेस लगाऊं, मैं अभी बता ही देता हूं, अगर बता रहा हूं थोड़ा बहुत, नहीं तो ये वीडियो मैं बना चुका हूं इस पे अच्छे से। तो यहां से फोर्स लगेगी तो ये जो कॉलम होगा यहां बक्कल करेगा, मतलब क्रिप यहां करेगा। मतलब अगर एग्जांपल लो, अगर पेड़ है जो, जब उसकी हवा चलती है उसमें, तो पेड़ हमारा क्या करता है, ये हवा चल रही है तो पेड़ की पेड़ यहां से बेंड होता है। तो सबसे ज्यादा कहां लोड पड़ता है, मतलब ये चीज है उसकी, इस पे मतलब एक क्या होता है, इस पे टेंशन आती है, क्योंकि ये यहां हवा पड़ रही है, ये उखड़ने को रुकता है, मतलब यहां से उखड़ता है। आपने कई पेड़ देखे भी होंगे कि यहां से उखड़ गए होते हैं। तो इसीलिए कभी भी यहां पे आपको लैब प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। और सब जो मैक्सिमम आपको लैब कहां प्रोवाइड करना है, बाकी तो डिजाइन पे रहता है, लेकिन थंब रूल लेके आप चलो, आपको लैब कहां, जो कॉलम का सेंटर होगा ना, कैसे सेंटर निकालोगे, ये स्लैब आपकी अगर ये 3 मीटर जैसे 3.2 मीटर है, तो L/4 कर लेना है उसका, तो कितना आया 800 mm या 0.8 मीटर। तो उसको, उस एरिया को छोड़ देना है नीचे, उसके ऊपर आपको लैब प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और बात रही अभी जैसे साइड में मैंने दिखाया आपको कि सरिया हमारा क्या था, स्टैगर्ड था, मतलब अल्टरनेट था, एक ये लंबा था, एक छोटा था, एक लंबा था, एक छोटा था। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, अगर देखो, अगर ऐसे नहीं है कि यहां कोई टेंशन या मतलब कोई स्ट्रेस पड़ेगा नहीं, यहां भी स्ट्रेस पड़ेगा, तो यहां से भी कॉलम आपका टूट सकता है। तो जब अगर हम यहां पे पूरा लैप दे देंगे, मतलब यहां सब लैप, यही सब लैप आ गए, मतलब ये लैप आ गया, सब यही लैप आ गए, तो ये सेक्शन वीक हो जाएगी, तो टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या करते हैं हम, इसको अल्टरनेट कर देते हैं, मतलब इसी जोन को, एक यहां सरिया होगा, दूसरा यहां होगा, तो जो लैप आएगा एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा। तो जो भी स्टील बार होगा उसमें अलग अलग आपको स्टैगर्ड लैप करना है। ये आपको एज ए सिविल इंजीनियर ध्यान रखना है। 2 चीजें ध्यान रखनी, क्या रखनी है, एक तो आपका जो सरिया नीचे से प्रोवाइड करोगे वो ऊपर ऊंचा नीचे होना चाहिए, मतलब एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा ऐसे। दूसरा वो कहां तक जाना चाहिए, जो ऊपर का कॉलम होगा नेक्स्ट स्टोरी का, उसके सेंटर तक होना चाहिए, वहां आपको लैब प्रोवाइड कर देना है। और यहां लैब प्रोवाइड करोगे, वहां स्टीरअप की जो स्पेसिंग होती है वो 100 mm कर देनी है, मतलब बिल्कुल कम स्पेसिंग आपको यहां प्रोवाइड करनी है। और ये भी टेंशन जो ना, इधर भी आप स्पेसिंग कम ही रखो। मैं बोलता हूँ कॉलम में जितनी पॉसिबल हो 100 से 150 mm स्पेसिंग रखो। मैंने गांव में देखा है कि 200 mm स्पेसिंग प्रोवाइड की होती है, 4 सरिया प्रोवाइड किया होता है। वो क्या रोकेगा, वो क्या मतलब कुछ वो नाम कर रहे हैं कॉलम का। तो ये चीजें मैं तभी बताता हूँ कि आप बिना मतलब किसी डिजाइनर से भी ये काम कर सकते हो। ये हो गया मेरा एक टॉपिक। अभी मैंने कहा था 4-5 टॉपिक होंगे, तो नेक्स्ट आता हूँ मैं टॉपिक। तो आप देखते होंगे जहां भी साइड पे, ये देखो, ये जो मैंने किया है, ये स्टील, ये मैंने कहा ये स्टील था हमारा, ये लैप होता है, ये मैंने जैसे बताया। अभी मैं इसका एक कल वीडियो डाला था, उसमें मैंने लैपिंग का बताया था। उधर भी आप वीडियो कल देखोगे कल का, तो बीम का लैपिंग था, उसमें भी ऐसे किया था, ऐसे ऐसे। ये क्या होता है, ये है जॉगल। जॉगल आपको मतलब प्रोवाइड करना ही करना है। क्यों कर रहे हैं, अगर मतलब कोई चीज है, ये मैं कहूं ऐसे,
ये दो चीजें इसको बांध दी, यहाँ से मैंने लोड डाला, यहाँ कहीं से भी लोड डाला तो इसका स्लिपेज का डर रहता है, मतलब ये नीचे ज्यादा स्लिप करेगा। अगर आपने चीज को ऐसे प्रोवाइड कर दिया, मतलब ये आया और जितना लैप होगा, मतलब जैसे, और लैप का क्या था मैंने कैसे बताया कि आपको थंब रूल के हिसाब से कितना 50D प्रोवाइड कर देना है। 50D क्या है, ये कल की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 50 इंटू डायमीटर जो भी होगा 25 का होगा, ठीक है। तो अगर 20 का डाया होगा तो कितना आया हमारा 1 मीटर, 1 मीटर, और ये कितना 1250। तो आपको ये लेंथ जो रखनी है वो कितनी रखनी है, 1 मीटर या 1250 जिस हिसाब का सरिया होगा, और आपको यहां जॉगल प्रोवाइड करना है। और इसमें भी एक चीज क्या देखनी है आपको, ये स्टैगर्ड होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अभी आता है अगला टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक क्या मैंने देखा है, जो भी कंस्ट्रक्शन हुई होती है, मतलब काफी जगह पे देखा है 30% यही काम हुआ होता है। क्या हुआ होता है, आपका मतलब एक स्टोरी बना ली, ये घर है आपका, स्टोरी बना ली, इसके कॉलम थे जो कॉलम दिए थे, तो उसका सरिया यही मतलब थोड़ा थोड़ा निकाला होता है, इतना मतलब 100 mm 200 mm, वो कुछ काम का ही नहीं है, मतलब वो जहां तो निकालो ही नहीं, या उसको बेटर वे से निकालो। बेटर वे से इन द सेंस कि आपका ऊपर उसका लैप मिलना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपको इन फ्यूचर अगर स्टोरी खड़ी करनी है तो आपको उतना निकालना ही निकालना है। और जब ये निकालोगे एक चीज ध्यान देनी है इसमें, जो आपका सरिया होगा वो अल्टरनेट होना चाहिए। दूसरा, उसमें स्टीरअप पहना के रखना पूरा। अगर स्टीरअप नहीं पहनाई होगी तो अगर जो स्टील होगा वो हवा से, मतलब जब हवा चलेगी तो वो हिलेगा, उससे क्या होगा, यहाँ क्रैक्स पड़ जाएंगे यहाँ, और वो लीकेज होने के चांसेस होते हैं। जहां तो कोई बच्चे वगैरह भी ऊपर खेलेंगे तो सरिये हिलाएंगे तो यहाँ जगह बन जाती है और लीकेज होने के चांसेस होते हैं। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ये कोई नहीं आपको बताएगा। नेक्स्ट चीज, अगर क्या होता है कभी कभार, ये भी मैंने देखा है कि कॉलम यहाँ मतलब ए फर्स्ट स्टोरी बना दी उसने, और वो बस बोलता कि मैं ये खत्म मैं घर नहीं बनाऊंगा। इन फ्यूचर 2-3 साल बाद उसको लगता है कि मेरे को अभी एक्सटेंड करना है घर, तो उसका स्टीरअप तो मतलब ऊपर सरिया तो गया ही नहीं है। वो क्या करना है उस केस में कि जो स्लैब होगी जैसे, ठीक है, ये मतलब नीचे से कॉलम आ रहा है, अभी ये कॉलम ऊपर एक्सटेंड करना है, तो क्या करना है, यहाँ होल करना है। मतलब जहां जहां आपको लगता है उतना, मतलब अंदाजे से कि जो नीचे सरिया है वो वैसे उधर होल कर देने, जितने बार आपको डिजाइनर ने कहा है, या डिजाइन या नीचे से जितने आ रहे हैं वो होल करके उसमें प्रॉपर बेस से ग्राउटिंग, मतलब ग्राउटिंग करनी है, केमिकल ग्राउटिंग, सिंपल नहीं, केमिकल ग्राउटिंग उसमें करनी है। हिल्टी 500 यूज करना है, ये वीडियो मैंने डाल चुका हूं। वो करके फिर आपको कॉलम ऊपर करना है, तो उससे आपका इजिली लोड ट्रांसफर होगा अच्छे से। वो है स्लीव्स, मतलब जो हमारे नट बोल्ट होते हैं कॉलम में। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी नट बोल्ट पे कि हम नट बोल्ट क्यों लगाते हैं कॉलम पे, तो उसी पे मैं टॉपिक ले आया हूँ कि उसमें स्लीव्स डालते हैं। जो फ्रेशर हैं, साइट इंजीनियर हैं, जहाँ जो अभी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी होगी। मैं आगे बताता हूँ प्रोसेस क्या होता है, तो इसके बारे में बताऊँगा भी क्यों डालते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। सामने आप देख रहे हो ये थर्मोकोल का एक कवर था, उसमें डाला जा रहा है। तो ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ये है स्लीव। तो ये क्यों यूज़ करते हैं हम, उसके 3 रीज़न होते हैं। तो फर्स्ट जो रीज़न है, मेन जो रीज़न है, एक तो ये ग्राउटिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। अगर डायरेक्ट हम कंक्रीट से इसको कर देते हैं तो रिस्क रहता है क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा नट बोल्ट रहेगा वो बाहर रहेगा और अंदर क्रैक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक रीज़न रहता है, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं, ग्राउटिंग की स्पेस मिले। दूसरा रहता है कि उसका थोड़ी स्पेस रहेगी तो उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं बाद में, कि जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर बैठेगा, अगर हमने उससे अच्छे से उसको फिक्स किया हुआ है तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो अच्छे से हो सकता है। अगर स्पेस मिलेगी तो हम उसके थोड़ा बहुत आगे पीछे उसकी मूवमेंट वर्टिकलिटी सेट कर सकते हैं। तो ये भी रीज़न होता है। और अगली चीज़ जो देखी जाती है, अगर mm में थोड़ी बहुत उसकी मूवमेंट करनी है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसका लगाने का प्रोसीजर क्या रहता है, जो हमारे नट बोल्ट होते हैं उसमें ये तो यहाँ तो आपको नट बोल्ट के साथ ही ये स्लीव्स मिले होंगे, या आप इसको खुद से भी बना सकते हो। जैसे आप सामने देख रहे हो ये स्लीव लगाए हुए हैं सब नट बोल्ट में। मतलब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको लगाने के टाइम कि इसको अच्छे से टाई कर लेना है, क्योंकि जब कंक्रीट होगा तो अगर स्लीव नीचे हो गया वो भी कंक्रीट को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए इसको अच्छे से टाई किया रहेगा तो बाद में वो निकल जाएगा। और उसके बाद हमारा जो करने के बाद प्रोसेस जब हो जाता है उसके बाद हम उसको तोड़ देते हैं और उसको निकाल देते हैं। सामने आप देख रहे हो
इसमें से स्लीव निकाल दी है। और इसमें अभी क्या है, जैसे अभी सामने देख रहे हो, अगर थोड़ी बहुत नट बोल्ट को मूवमेंट देनी है तो वो हो जाएगी। जैसे नट टेढ़ा हो गया थोड़ा, तो इसको थोड़ी बहुत मूवमेंट हम कर सकते हैं। और ग्राउटिंग में इसमें स्पेस मिल गई है। अगर डायरेक्ट ये कंक्रीट में से निकला होता तो इसमें क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद जब ये हो जाता है, उसके बाद स्ट्रक्चर बैठने के बाद हम नॉन श्रिंकेज ग्राउट इसमें कर देते हैं। उस पर भी मैंने पहले वीडियो एक डाल चुका हूँ कि कैसे हम ग्राउटिंग का प्रोसेस करते हैं इसमें नट बोल्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा, हम जो शेयर की प्रोवाइड करते हैं कॉलम में वो ज़रूरी क्यों है, और जो शेयर की होती क्या है, क्यों प्रोवाइड करते हैं कॉलम में, ये सब चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करूंगा। एक साइट विजिट करवाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि कैसे हमने प्रोवाइड की होती हैं शेयर की, और डायमेंशन मेजरमेंट क्या होनी चाहिए शेयर की। मेन फंडा यही है कि शेयर की प्रोवाइड क्यों करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा शेयर की प्रोवाइड क्यों करते हैं। मेन जो शेयर की प्रोवाइड करने का फंडा है वो हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स में जो कॉलम का स्लाइडिंग, मतलब शेयर फेलियर होने के चांसेस कम करने को हम करते हैं। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर इन फ्यूचर अभी कभी अर्थक्वेक आया जहां कुछ ज़्यादा तेज़ी से हवा चली, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगेंगे पूरे कॉलम पे, तो वो जहाँ से उसका जॉइंट होगा, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, वहाँ से फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे शेयर की प्रोवाइड करते हैं। शेयर की होती क्या है, सामने आप देख रहे हो हमारा कॉलम है, उसमें होल किया हुआ है, मतलब बॉक्स टाइप आपको उसमें करना है। ये जो किया गया है ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसको वेटर वे से करने में आपको क्या करना है, 50 mm डीप होना चाहिए और 150 का आपका एरिया होना चाहिए होल का, मतलब आप रेक्टेंगल शेप में उसको बनाना है। और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं कि इससे शेयर की से होता क्या है, हमारा जो शेयर की होती है जितनी उसकी डेप्थ होगी ना, वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगी उसको पैसिव रेजिस्टेंस। और अगर पैसिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उससे हमारा एक्टिव रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब प्रेशर उसमें कम होगा। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगती है, जैसे कोई भी चीज़, एक कॉलम है खड़ा है, वो उसको सामने से फोर्स लग रही है, मतलब उसके परपेंडिकुलर, और वहाँ उसका जॉइंट है, तो उसके फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जहाँ भी कॉलम का आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट आता है वहाँ आपको शेयर की प्रोवाइड करनी ही करनी है। जैसे हमारा स्टार्टर हो गया, फिर आपका 5 मीटर हाइट का अगर कॉलम है तो उसके 2 जॉइंट आएंगे, तो उस जॉइंट में आपको शेयर की प्रोवाइड करनी ही करनी है। तो उससे क्या होगा, उसका जो स्लाइडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे ही उस पर फोर्स लगेगी तो वहाँ टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्या होगा, एक एंकरेज जैसे उसको मिल जाएगी। कि आज मैं बताऊंगा कि कॉलम की रीइंफोर्समेंट में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। मतलब शटरिंग होने से पहले आपको वो चीज़ें नोटिस कर लेनी है, और उनको अगर एज पर ड्राइंग नहीं मिले तो आप उसको चेंज करवा सकते हो। तो आज ये कॉलम्स सामने दिख रहे हैं, इन पे मैं आज बताऊंगा कि इनमें चेकिंग के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है। तो आज हम एक साइट विजिट पे हैं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, मतलब इन सब कॉलम में मतलब क्या चीज़ें हैं जो ड्राइंग में दी हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं दी हुई हैं, क्या आपको देखना होता है रीइंफोर्समेंट चेक करते दौरान, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार हम यहाँ चेक कर लेंगे साइट पे कि क्या अवेलेबल है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, और उसके बाद मैं ड्राइंग में भी दिखाऊंगा कि ड्राइंग में क्या चीज़ें दी रही हैं। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं बताना आपको चालू करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है साइट पे। तो ये हमारा कॉलम है सामने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है, मतलब उसका डाया स्टील का, कि जो स्टीरअप का डाया दिया हुआ है, जब मेन बार का डाया वो प्रॉपर है। ये और यहाँ क्या है, जो स्टील मतलब हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं हम, TMX 500, ये प्रॉपर प्रोवाइड किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। ये चीज़ें देख लेनी है आपको। और मतलब दूसरी चीज़ क्या देखनी है, हुक, उसकी हुक प्रॉपर, मतलब मेन चीज़ आपको देखने को जो मिलेगी हुक उसकी, मतलब आपको मिनिमम 70 mm उसमें प्रोवाइड करनी है। अभी तो आपको 10D के हिसाब से प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा अर्थक्वेक जोन है, तो आपको 10D प्रोवाइड करनी है। और आगे क्या देखना है, जो यहाँ एक गलती हुई है कि रीइंफोर्समेंट में जो प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है, यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ आपकी ज़्यादा है, बीच में कम हो गई है, फिर ज़्यादा है। ये चीज़ बहुत मतलब एक खराबी है कॉलम में, और ये चीज़ें आपको देखनी हुई है। दूसरी आगे हमारी ये वो जो बाइंडिंग वायर यूज़ की जा रही है, तो प्रॉपर वाइंडिंग वायर यूज़ की जा रही है, माइल्ड स्टील की है या गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर है। अगर जैसा वर्क ऑर्डर में दिया रहेगा आपको वही साइट पे प्रोवाइड करनी रहेगी कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ हमारी ये माइल्ड स्टील वायर यूज़ की जा रही है, तो प्रॉपर है। मेन यहाँ मेरे को ये कॉलम में कमी मिली, जो स्पेसिंग है बार की, ये स्पेसिंग बीच में कम है और साइड पे ज़्यादा है। ये बहुत मतलब ख़राब चीज़ है, इसमें मतलब इफेक्ट पड़ सकता है स्ट्रक्चर पे, लोड पे, तो ये नोटिस कर लेना है। दूसरा आपको क्या देखना है,
दूसरी चीज़ आपको देखनी है मतलब इसका कवर, आपको कवर प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। यहाँ हमारे पॉइंट मार दिए, मतलब टोटल स्टेशन से पॉइंट मार दिए दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ और यहाँ पॉइंट मार दिए। अभी प्रॉपर कवर मिल रहा है। हमारा ये फाउंडेशन का कॉलम है तो यहाँ हमें 75 mm कवर चाहिए और यहाँ कवर हमारा लगभग प्रॉपर कवर हमें मिल रहा है। यहाँ पे ये चीज़ देख लेनी है। इसमें क्या है, हमारा टोटल स्टेशन से पॉइंट मारे रहते हैं और यहाँ हम मतलब उसको उससे विद्या मतलब पार्ट को ना, एक मैं इस पर वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट, अभी इसी पे वीडियो लाऊंगा कि हम टोटल स्टेशन से पॉइंट मार के कैसे उसका फॉर्म वर्क करते हैं। तो यहाँ पॉइंट मारे हुए हैं तो उसी पे फॉर्म वर्क हो रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि हमें क्या रिइंफोर्समेंट में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दी 3-4 चीज़ें जो आपको नोटिस करनी है। तो हुक हो गई, डाया हो गया स्टील का, और मतलब बाइंडिंग वायर वगैरह ये सब देखनी होती है। अभी मैं ड्राइंग में बता देता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा कॉलम की सेक्शन दिखाई हुई है। तो मेन क्या देखना है आपको, डाया को क्या प्रोवाइड किया उन्होंने, 16 डाया का 12 नग, वो हमने साइड पे देख लिया कि हमारे जो डाया वो प्रोवाइड प्रॉपर किया है। और स्टीरअप का क्या दिया हुआ है, स्टीरअप का दिया हुआ है 8 डाया का 100 का स्पेसिंग से बार। तो हमने स्पेसिंग देख ली उसकी कि हमारा स्पेसिंग प्रॉपर है, बट जो हमारा वर्टिकल बार था उसमें थोड़ा स्पेसिंग में गड़बड़ था। और यहाँ हमारा दिया हुआ है कि हमें जो फुटिंग फाउंडेशन में कवर कितना प्रोवाइड करना है, 75। ये भी हमने देखा कि हमारा जो कवर था वो प्रॉपर प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ पे। दूसरा था कि रिइंफोर्समेंट स्टील शेल बी ऑफ ग्रेड FE 560 mm, वो भी वहाँ पे प्रॉपर से प्रोवाइड किया था। तो यही चीज़ें थी आपको जो देखनी थी मतलब उसमें। आज मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारा कॉलम रहता है उसके बॉटम में हम स्पेसिंग क्यों कम कर देते हैं और ऊपर जाके फिर कम, बीच में हमारी स्पेसिंग ज़्यादा रहती है। एक चीज़ ये बताऊँगा। दूसरी चीज़ बताऊँगा कि कॉलम का लैब प्रॉपर वे से कहाँ देना होता है वो बताऊंगा। तीसरा, हमारा लैब स्टैगर्ड क्यों रखते हैं, मतलब ऊपर नीचे छोटा बड़ा सरिया क्यों होता है। आप साइड पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारा वर्टिकल स्टील होता है कॉलम का, वो होता है एक लंबा होता है, दूसरा छोटा होता है। इसका रीज़न क्या है वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। मतलब आपको पहले मैं ड्राइंग दिखाऊंगा, उसके बाद सब मैं आपको साइड पे विजिट करवाऊंगा, उसके बाद दिखाता जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं मैंने जो बताई आपको ड्राइंग के हिसाब से वो इधर है कि नहीं। जैसे आप देख रहे हो वो सामने जो सरिया हमारा वो वर्टिकल वाला, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। अब इसमें आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, नहीं, लेकिन इसमें हम पर्टिकल प्रोवाइड ऐसे ही करते हैं। क्यों करते हैं ये चीज़ें मैं अभी आपको क्लियर करूंगा जब आपको इसका ड्राइंग दिखाऊंगा। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रोज़ हमारी नई नई वीडियो आएंगी। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो ये चैनल आपको सब प्रैक्टिकल आपको दिखाएगा, ड्राइंग्स दिखाएगा, आपको जॉब्स के बारे में बताता रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो जितना पॉसिबल हो। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपना जो ड्राइंग का पार्ट। तो सामने आप देख रहे हो हमारा ड्राइंग, जो मैंने रेड कलर का जो ऑरेंज कलर का चारों तरफ ट्रायंगल स्क्वायर बनाया है उसमें देखना है आपको, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, देखो हमारा एक RCC कॉलम दिखाया हुआ है, उन्होंने सेक्शन दिखाई हुई है। फिर क्या है नीचे देखो क्या है, 1 मीटर का जो लाइन मारी हुई है ब्लू कलर की, उसमें क्या लिखा है 8 डाया का 100 के स्पेसिंग से कॉलम रिंग इतना, क्योंकि बेसमेंट फिनिश मतलब जो ये फिनिश लेवल है, ग्राउंड लेवल है हमारा, उधर से 1 मीटर तक आपको क्या करना है, 100 का सेंटर प्रोवाइड करना है। फिर ऊपर आओगे, जब ऊपर लिखा है रेस्ट, उधर लिखा है 8 डाया का 150 का सेंटर कॉलम रिंग। फिर उसके ऊपर क्या लिखा है 1 मीटर पे फिर 100 का सेंटर। तो क्यों हम प्रोवाइड करते हैं 100 का सेंटर, तो अभी मैं बात करता हूँ कि मतलब जो हमारा स्पेसिंग देखो बीच में स्पेसिंग 150 की है और नीचे ऊपर ज़्यादा। तो इसमें इसका मेन चीज़ क्या है कि जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट रहता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है, बॉटम में और ऊपर में। तो इसीलिए क्या करते हैं हम नीचे जहाँ बेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, कॉलम फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, एक तो जहाँ से आपकी स्लैब में से कॉलम निकलता है और ऊपर जहाँ दूसरी स्लैब आती है, मतलब दोनों के जहाँ 1-1 मीटर के दायरे में, जहाँ LY4 के दायरे में। LY4 क्या हो गया, जो आपका मतलब हेड होगा दोनों स्लैब के बीच में होगा, उसका डिवाइड कर देना। अगर 3 मीटर है 3 मीटर बाय 4, तो जो आपकी वैल्यू आएगी उतना में आपको स्पेसिंग 100 की प्रोवाइड करनी है, जहाँ जो भी कम स्पेसिंग आपको ड्राइंग में प्रोवाइड की होगी। और क्या है, मैं बोलूँगा कि टिपिकल रखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी 3 मीटर की जो हेड है, मतलब स्लैब के अंदर अंदर का डिस्टेंस, तो नीचे से 1 मीटर आप दो, ऊपर से 1 मीटर आप कम स्पेसिंग दो, बीच में जो भी स्पेसिंग बढ़ा दो कि मतलब जैसे अभी ड्राइंग में दिया था कि 100 की स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, तो आप नीचे से जो स्लैब है उधर से 1 मीटर दागी मार के वहाँ 100 का स्पेसिंग पे प्रोवाइड करो, ऊपर से आप 100 पे और बीच में 150 या 135 का स्पेसिंग दे दो, तो कॉलम फेलियर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि लैब कहाँ प्रोवाइड करना है, तो इधर से हमें पता चल गया क्यों स्टीरम हम प्रोवाइड कर रहे हैं
नीचे में और ऊपर में तो बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा वही है। तो जो बेस्ट प्लेस है जो कॉलम को लैब प्रोवाइड करने की, वो सेंटर है। मतलब जो भी आपका स्लैब होगा 3 मीटर की, तो 1500 के ऊपर आप अगर प्रोवाइड करोगे लैब, तो वो आपका सेफ रहेगा। कॉलम के फेलियर होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। अभी देखो सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ साइड पे, ये देखो नीचे से ऊपर तक 1 मीटर तक इन्होंने क्या 100 का स्पेसिंग प्रोवाइड किया है। ये देखो कॉलम में 10 का, और उसके ऊपर हमारा स्पेसिंग बढ़ गया। क्यों? इसका 3 मीटर का हाइट था, 1 मीटर से हमने 100 का स्पेसिंग मार दिया, ऊपर 150 का, और उसके ऊपर जो होगा फिर 1 मीटर पे 100 का, उसके बाद हमारी स्लैब आ जाएगी। तो ये फंडा रहता है हमारा साइड पे। और इस पे जो कॉलम लैब पे मैं जो बोल रहा हूँ आपको कहाँ आपको प्रोवाइड करना होता है, इस पे मैंने एक प्रॉपर वे से वीडियो डाली है। आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो मैं थ्योरेटिकल पार्ट बनाया है, उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि L/4 मतलब है क्या L/4। तो उसमें है कि दोनों तरफ से, ऊपर से भी L/4, नीचे से भी L/4, बीच में बचता है हमारा L/2, उधर आपको लैब प्रोवाइड करना होता है। वो वीडियो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन अभी मैं आपको विजिट करवा देता हूँ साइट की अच्छे से। तो सामने आप देख रहे हो हमारा, देखो जहाँ हमारी 1 मीटर है, वहाँ हमने स्पेसिंग कम प्रोवाइड की है, ये देख रहे हो। और लैब जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है सेंट, मतलब ये हमारे 3 मीटर की है, तो हमारा नीचे से 1500 पे ही लैब आ रहा है। और अब बात रही स्टैगर्ड करने की, कि क्यों हम स्टैगर्ड करते हैं, मतलब सरिया छोटा बड़ा क्यों करते हैं। अगर हम क्या करेंगे, एक ही साइज़ का सरिया काटेंगे, लगा लो एग्जांपल लूँ 6 मीटर का, तो क्या होगा हमारा जो 6 मीटर का सब एक सरिया एक ही जगह लैप आएगा, तो क्या होगा वो सेक्शन हमारी वीक हो जाएगी। अगर वहाँ पे अब इन फ्यूचर कभी अर्थक्वेक आया या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगी, तो वो कॉलम फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो तभी क्या करना है, नीचे से ही आपको सरिया हमारा अल्टरनेट होना चाहिए, छोटा बड़ा। जैसे अगर हमारा 12 मीटर का सरिया आता है, लेंथ जो आती है, तो आप 7 मीटर 5 मीटर कर दो, जहाँ 6 500 5 500 कर दो। तो मतलब दोनों कंज्यूम भी हो जाएगा, वेस्टेज भी नहीं निकलेगी, और सरिया दोनों अल्टरनेट हो जाएगा। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब दोनों कितना दूरी पे एक दूसरे से होना चाहिए, वो होता है 1/2 इंटू LD। LD हो गया हमारा लैब डिस्टेंस जो भी। तो गाइस, मेरे फ्रेशर फ्रेंड हैं या जो अभी स्टूडेंट है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज का वीडियो में पूरा थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल आपको रिलेट करने वाला हूँ, दोनों चीज़ें। आज मैं बताऊँगा जो कॉलम का शेड्यूल रहता है, वो कैसे ड्राइंग में दिया रहता है कि कौन सा कॉलम कहाँ है, मतलब उसमें क्या क्या स्टीरअप आने वाले हैं, कितने लिंक आने वाले हैं, वो चीज़ मैं एक आपको बताऊंगा। दूसरी बताऊंगा कि क्या होता है नीचे जो, अगर हाई राइजर बिल्डिंग है, मतलब काफ़ी कोई 10 माले की है या 20 माले की है, तो उसमें क्या होता है नीचे से काफ़ी ज़्यादा बिट्स के कॉलम आते हैं, मोटे कॉलम आते हैं, ऊपर आते आते वो छोटे हो जाते हैं। तो उनका दिखाऊंगा कि कैसे डिटेल दी रहती है, कि कैसे आपको कौन सा बार कैसे कट करना है, वो सब मैं आज आपको ड्राइंग भी दिखाऊंगा और साइड पे जाके भी आपको दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। तो सामने आप देख रहे हो हमारी जो शीट पड़ी है, वो है हमारी कॉलम शेड्यूल की। तो इसमें सब मेंशन किया रहता है कि क्या क्या साइज़ रहेगा कॉलम का, क्या क्या मतलब उसके स्टीरअप रहेंगे, कितना डाया रहेगा, पूरा शेड्यूल इसमें हमें मेंशन किया रहता है। क्या होता है, जो भी आपकी ड्राइंग आती है साइड में, तो उसके साथ ऐसा एक शेड्यूल आता है। अगर हम देखें तो सामने आप देख रहे हो कॉलम नंबर C2 C3 C4 C5, ये सब दिया हुआ है। उसके सामने लिखा है उसका साइज़ कितना है, 350 बाई 1800 का है, 350 बाई 1200 का है, सब कॉलम मेंशन किया होता है उसमें। और मेन स्टील ऑफ कॉलम, मतलब उसमें कॉलम भी मेंशन किया है कि 22 नग 32 डाया के आएंगे, या 24 नग 25 डाया के आएंगे, सब मेंशन किया रहता है पूरे शेड्यूल में। अगर आप सामने देखो, मतलब उसमें कंक्रीट मिक्स भी दिया रहता है कि कौन से कॉलम में कौन सा कंक्रीट मिक्स डालना है। और ये डिपेंड किस पे होता है, क्या होता है, ये होता है मतलब जो हमारा डिज़ाइन लोड होता है उसके हिसाब से ये सब अलग अलग चीज़ें दी होती हैं। तो अभी मैं आपको एक कोई अगर कॉलम पकड़ लूँ, C2 कॉलम पकड़ लूँ या C3, तो इसका मैं आपको शेड्यूल दिखाता हूँ कि शेड्यूल में कैसे दिया रहता है। अगर हमारा 350 बाई 1800 का है, 22 नग 32 डाया के हैं, तो सेक्शन में कैसे दिखाया होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो सामने पूरे जो भी कॉलम के पीछे शेड्यूल था, उसकी सेक्शन दिखाई हुई हैं। तो इसमें क्या कहा है उसने, देखो सेक्शन C2 मतलब कॉलम दिखाया हुआ है, उसने दिखाया हमारा 22 नग 32 डाया के, और हमारा किस किस हिसाब से स्टीरअप आएगा। 3 रिंग आएंगी, 2 लिंक आएंगे, 2 ट्रायंगल
रिंग आएगा। तो ये सब उसने मेंशन किया हुआ है। हमारा 350 बाई 1800 का कॉलम है और ये काफ़ी इजी होता है, मतलब जितना समझा जाता है कि ड्राइंग पढ़ना मुश्किल होगा, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अगर अभी हमारा C3 C4 कॉलम देखें तो उसमें भी उसने मेंशन किया है सब 350 बाई 1200 का कॉलम है। उसमें अलग से देखो पूरा शेड्यूल दिया है कि 2-3 रिंग आएंगी, 2 लिंक आएंगे और 2 ट्रायंगल स्टीरअप आएगा। ये सब उसमें दिखाया होता है। और इसी पे मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी कि कैसे हम इसकी कटिंग लेंथ वगैरह निकालते हैं, वो आप हमारी वीडियो देख सकते हो। और काफ़ी वीडियो हैं बार बेंडिंग शेड्यूल पे, हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी आपको मिल जाएंगे और इधर प्लेलिस्ट भी है यूट्यूब पे। तो अभी देखो जो भी शेड्यूल होगा उसका आपको कोई भी ड्राइंग आएगी ना उसमें एक आपको शेड्यूल ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद मैं आपको साइड पे भी लेके जाऊंगा कि अब उधर दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको मतलब प्रैक्टिकली जो कॉलम रहते हैं उसमें स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो फ्रेशर होंगे या स्टूडेंट होंगे उनको इतना नॉलेज नहीं होगा कि क्या चल रहा है इसमें क्या है। लेकिन ये क्या है, हमारे स्टीरअप या रिंग जो आपने डिज़ाइन में अभी पकड़ा भी होगा उसके बारे में, वो सबका शेड्यूल आपको ड्राइंग में दिया रहता है। देखो सब कॉलम का इसमें शेड्यूल दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हो। और तुरंत जल्दी हमारी ये जो ड्राइंग रहती हैं ये हमारी वेबसाइट उस पर आपको अवेलेबल भी होंगे। तो अभी मैं बता देता हूँ, ये हो गया हमारा शेड्यूल का। जैसे मैंने दूसरा बताया था कि जो कॉलम रिडक्शन होता है वो कैसे होता है। देखो ये हमारा एक प्लान सेक्शन है। देखो ऊपर है सेकंड फ्लोर स्लैब लेवल, वो लेवल दिया हुआ है। नीचे से हमारा जो आ रहा था स्टील वो था 1800 का कॉलम, 1800 बाई 900 का। लेकिन ऊपर जाके इसका रिड्यूस हो गया 1300 बाई 900 का। वो मैं प्लान दिखाता हूँ आपको, पहले आप देख लो कि सेक्शन में कैसे मेंशन किया होता है कि जो स्टील बार आ रहे हैं नीचे से वो कहाँ पे आपको कट करनी होती है और कितना उसका मतलब कवर छोड़ के उसको कट करना होता है। ये सब इसमें ड्राइंग में मेंशन किया रहता है। अभी इसका मैं प्लान दिखाता हूँ आपको, प्लान में कि कैसे कैसे इसका ऊपर से अगर व्यू देखें तो कैसे रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप सामने देख सकते हो कि उसने दिया हुआ कि देखो ये हमारा कॉलम था पहले पूरा, ठीक है। तो अभी हमारा बचा 1315 बाय 900 का कॉलम बचा। और साइड पे जो ग्रिड लाइन मारी हुई है छोटी छोटी, मतलब जो डार्क एरिया हमारा जो डॉट डॉट दिख रहे हैं डार्क में, वो है हमारा वर्टिकल स्टील की। ये स्टील आपका ऊपर जाएगा, जो मतलब डार्क नहीं है वो उसी लेवल पे स्टील कट जाएगा। और सब उसमें ड्राइंग में भी देख सकते हो आप, मेंशन किया हुआ है कि आपको इधर 10 डाया का 115 के सेंटर पे आपको प्रोवाइड करना है स्टीरअप, और 8 डाया का 135 पे, और 3 रिंग प्रोवाइड करनी है, 6 लिंक प्रोवाइड करना है। सब डाया वाया सब चीज़ मेंशन की रहती है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी मतलब हेल्प करेंगी। जब आप साइट पे जाओगे तो सबसे पहले आपको ड्राइंग दी जाएगी, शेड्यूल दिए जाएंगे। अगर आपने इसको अच्छे से देखा हुआ है, वीडियो पॉज करके पढ़ा हुआ है तो काफ़ी काम आएंगे। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ साइड पे। तो साइड पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम मतलब स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, क्या होता है क्या चीज़ें। तो सामने आप देख रहे हो, जैसे मैंने वो सबसे पहले जो आपको कॉलम दिखाया था जिसमें वो था, तो ये देखो 3 सेट प्रोवाइड किए हुए हैं। और ये पूरा आपको बेसिक इसका मैं कैसे पता चलेगा, वो चलेगा आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में, जो मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली। तो ये आप देख सकते हो, एक विजिट करवा देता हूँ आपको, थोड़ा आपको आइडिया रहेगा कि कैसे कैसे हम प्रोवाइड करते हैं साइट पे। और आपको मेनली जो चेक करनी होती है, जैसे मैं यहाँ हाथ रखा है, यहाँ हुक आप देख रहे हो, हुक आपको मेनली जो क्लाइंट यहाँ कुछ कोई भी होगा क्या देखेगा, आपकी स्पेसिंग देखेगा, यहाँ जो आपने हुक प्रोवाइड किया वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड किया है, या वर्टिकल स्टील है जो उनमें प्रॉपर स्पेसिंग है नहीं है। ये चीज़ें कोई भी क्लाइंट या आपको चेक करनी है जब भी आप काम करवा रहे हो। ये सामने आप देख सकते हो वो ट्रायंगल वाला जो अभी मैंने बताया था कि 2 सेट ट्रायंगल के आएंगे और वो बाकी सब सेट उसमें फिक्स आएंगे। ये देखो सामने आप देख रहे हो, तो ये आ गया हमारा वही कैप्सूल कॉलम। जो देखो स्टील आप देख रहे हो कि सामने नीचे आपको देख रहा होगा कट कर दिया है, तो ये यहाँ पे रिडक्शन हो गई और ये कॉलम हो गया हमारा 1315 बाई 900 का। तो ऐसे ही धीरे धीरे रिडक्शन होती जाती है जब भी कॉलम ऊपर जाता जाता है। तो आज का वीडियो है हमारा केमिकल एंकरिंग की प्रॉपर वे से हम कैसे करते हैं, और इसमें आपको कौन सा केमिकल अच्छा यूज़ करना है और क्यों करते हैं। पहले तो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, ड्राइंग दिखाता हूँ इसका, तो उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या है। देखो ये जो कॉलम है आप देख रहे हो, जो ब्लू कलर का किया हुआ कलर वो है कि नया बार वहाँ ग्राउट करना है, और जो रेड कलर का है वो कटिंग करना है। मतलब ये एक स्लैब है उसमें से नीचे एक कॉलम निकला हुआ है, उस कॉलम का रिडक्शन करना है, मतलब उसका साइज़ छोटा करना है। तो कुछ बार कटेंगे,
कुछ उसमें इंसर्ट करने हैं नए बार, तो उनको प्रॉपर वे से हम कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखो ये जो कॉलम था वो 900 बाई 900 का कॉलम था, इसका साइज हो जाएगा 900 बाई 530 और इधर 350। अगर आप मैं इसकी आप एलिवेशन दिखाऊं तो कैसा है, देखो सेक्शन में दिखाया हुआ है कि ये सेकंड फ्लोर स्लैब है, नीचे से देखो 900 का बीम आ रहा है, 900 बाई 900 का, ऊपर से उसका साइज छोटा हो रहा है। तो इसको करने के लिए उसमें नए बार इंसर्ट करना है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का कॉलम था और ये ऊपर हो जा रहा है एल शेप का, तो उसमें हमें नए बार इंसर्ट करने हैं और कटिंग करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो 230 mm ग्राउट करना है मतलब नीचे, उसको प्रॉपर वे से केमिकल एंकरिंग करनी है। केमिकल एंकरिंग के लिए मैं बताऊंगा कौन सा केमिकल यूज़ करना है, और प्रॉपर वे से उसको जो इंसर्ट बार होगा उसमें एल करके आपको न्यू बार वेल्ड करना है, उसको कास्ट कर देना है। मैं बताता हूँ आपको। अभी आप देखो सामने आप देख रहे हो हमारे हाथ में जो है फिशर गन है, ये मतलब फिशर केमिकल यूज़ करना है। इसमें 2 टाइप के आते हैं, मतलब मेनली जो काफ़ी टाइप है इसके, HB और SB, और 585 इसकी स्ट्रेंथ है। वो आपको मैं बोलता हूँ कि आपको SB यूज़ करना है, क्योंकि वो हाल कंक्रीट में चलता है, और HB हमारा रिपेयर वर्क में ज़्यादा यूज़ होता है। तो पहले 230 आपको जहाँ भी सरिया ग्राउट करना है वहाँ 230 आपको होल कर देना है। उसके बाद वो जो डाया का आपको स्टील वहाँ आना चाहिए, उससे एक डाया बड़ा स्टील वहाँ पे आपको ग्राउट कर देना है। सामने आप देख रहे हो पूरा प्रोसेस, देखो आपको समझ आएगा। और मैं कहूँगा जैसे कोई पुराने घर कंस्ट्रक्शन किया होता है गाँव में, जहाँ अभी यहाँ पे प्रॉपर वे से ये पता नहीं है, तो वहाँ आप इस प्रोसेस को अपना सकते हो, ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा।